दोस्तों हमारे आज के इस वीडियो का टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस इन यूकैरियोट्स, यानी कि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक की संरचना और कार्य। और ये जो टॉपिक है ये टॉपिक आपके बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी के यूनिट 3 से लिया गया है। तो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, क्योंकि एग्ज़ाम में इस टॉपिक से रिलेटेड लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो न्यूक्लियस से जुड़े हुए जितने भी कंसेप्ट हैं आपके वो क्लियर हो जाएंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि न्यूक्लियस होता क्या है। व्हाट इज़ न्यूक्लियस? तो न्यूक्लियस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? न्यूक्लियस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स विच कंट्रोल ऑल एक्टिविटी ऑफ सेल, यानी कि केंद्रक कोशिका का सबसे इम्पॉर्टेंट कोशिकांग है जो कि कोशिका की जितनी भी क्रियाविधि है, जितनी भी एक्टिविटी है उसको कंट्रोल करता है। तो जिस तरह हमारे शरीर का कंट्रोल हमारा दिमाग करता है, उसी तरह न्यूक्लियस सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। इसलिए न्यूक्लियस को हम कहते हैं ब्रेन ऑफ द सेल, यानी कि कोशिका का दिमाग। यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी बता दूं कि जो केंद्रक है कोशिकाओं की जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, जितनी भी जैविक क्रियाएं हैं, इनका कंट्रोल करता है। इस कारण हम केंद्रक को कोशिका का कंट्रोल रूम या फिर नियंत्रण कक्ष भी कहते हैं। अब बात आती है कि केंद्रक की खोज किसने की थी। तो केंद्रक की खोज सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। अब बात आती है कि कोशिका में केंद्रक किस तरह का दिखाई देता है और कहाँ पर स्थित होता है। तो कोशिका में अगर आप देखेंगे तो कोशिका द्रव से घिरा हुआ प्रायः एक गोल आकृति का एवं गहरे रंग की एक संरचना दिखाई देती है, जिसे हम बोलते हैं केंद्रक, या हिंदी में नाभिका भी बोला जाता है और इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस। तो जितने भी यूकैरियोटिक सेल हों, चाहे वो प्लांट सेल हों चाहे एनिमल सेल हों, उनके कोशिका के बीच में आपको एक गोल संरचना दिखाई देती है, वही है केंद्रक। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि एक कोशिका के अंदर कितने केंद्रक होते हैं। तो सामान्यतः देखा जाए तो जितनी भी कोशिकाएं होती हैं उनमें एक कोशिका में एक ही केंद्रक होता है, परंतु कुछ जो प्लांट सेल हैं उसमें आपको एक से अधिक केंद्रक भी देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बात करें तो कुछ शैवाल, कुछ कवक, और एनिमल के रूप में देखा जाए तो प्रोटोजोआ में किसी किसी कोशिका में एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। अब आपसे हमारा ये क्वेश्चन है कि कौन से प्लांट में या फिर कौन से एनिमल में एक से अधिक केंद्रक पाया जाता है। आप हमें किसी एक एग्जाम्पल को कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो वीडियो के लास्ट में मैं इसका आंसर आपको बताऊँगा। यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टर्म बता दूं कि ऐसे जीव जिनकी कोशिका में एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं सिनोसाइट्स, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मल्टी न्यूक्लियस सेल को बोला जाता है सिनोसाइट्स। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि कुछ कोशिकाओं जैसे कि आरबीसी में आपने देखा होगा कि केंद्रक नहीं पाया जाता, और जिन कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता उन्हें हम कहते हैं ए न्यूक्लिएटेड। तो ये तो बात हुई केंद्रक से जुड़े हुए कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं केंद्रक की संरचना, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस के बारे में। तो आपको बता दें कि केंद्रक में मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। तो सबसे पहला भाग है केंद्रक कला, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या फिर इसे हम न्यूक्लियर इन्वलप या फिर केंद्रक आवरण भी कहते हैं। इसके बाद सेकंड पार्ट है न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं केंद्रक द्रव्य। तीसरा भाग है न्यूक्लियोलस, जिसे हम बोलते हैं केंद्रिका। और चौथा भाग है क्रोमैटिन थ्रेड्स, यानी कि क्रोमैटिन के धागे या फिर क्रोमैटिन के तंतु। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं केंद्रक कला की। तो प्रत्येक केंद्रक में 2 झिल्लियों का एक आवरण बना होता है, जिसे हम बोलते हैं केंद्रक कला या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो अगर आप केंद्रक के चारों ओर देखते हैं तो आपको दोहरी झिल्ली यानी कि डबल लेयर स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जिसे हम बोलते हैं केंद्रक आवरण या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और जब आपने सेल मेम्ब्रेन पढ़ा था तो आपको पता होगा कि जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं वो लिपिड और प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक उसी प्रकार जो केंद्रक कला है यह भी लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, जिसे हम बोलते हैं लिपोप्रोटीन। यहाँ पर आपको बता दें कि प्रत्येक इकाई झिल्ली की जो मोटाई होती है, यानी कि जो यूनिट मेम्ब्रेन की मोटाई होती है, वो 75 एंगस्ट्रॉम से लेकर 90 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है, और दोनों इकाई झिल्ली के बीच लगभग 150 एंगस्ट्रॉम से 400 एंगस्ट्रॉम की दूरी होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप देख रहे हैं कि ये जो 2 डबल लेयर है, इन दोनों डबल लेयर के बीच में जो गैप होता है वो लगभग 150 से 400 एंगस्ट्रॉम का होता है।
और आपको बता दें कि ये जो स्पेस है, इस स्पेस को हम बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस, या फिर हिंदी में बोलते हैं हम परिकेंद्रकीय स्थान। और यहाँ पर आपको बता दूं कि ये जो केंद्रक कला है, केंद्रक कला कंटिन्यू नहीं रहता, मतलब चारों तरफ से कंटिन्यू घेरे नहीं रखता। आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको छोटे छोटे गैप दिखाई देंगे, छोटे छोटे छिद्र दिखाई देते हैं, जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर, जिसे हिंदी में कहा जाता है केंद्रक छिद्र। अब बात आती है कि इन छिद्रों का काम क्या है। तो इन्हीं छिद्रों के द्वारा केंद्रक के अंदर जो भी पदार्थ होते हैं वो क्या कहते हैं कि कोशिका के अंदर जो कोशिका द्रव है उन्हीं के बीच आदान प्रदान होता है। कहने का मतलब ये है कि केंद्रक के अंदर अगर कोई पदार्थ है या फिर कोशिका द्रव के अंदर कोई पदार्थ है, तो केंद्रक के अंदर से कोशिका द्रव में या फिर कोशिका द्रव से केंद्रक के अंदर में उन पदार्थों का आसानी से आदान प्रदान इन्हीं केंद्रक छिद्र यानी कि न्यूक्लियर पोर के द्वारा होता है। आज चलते हैं केंद्रक के सेकंड पार्ट की ओर, जो कि है केंद्रक द्रव यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म। तो जिस तरह से कोशिका के अंदर कोशिका द्रव भरा होता है, उसी तरह केंद्रक के अंदर भरा होता है केंद्रक द्रव्य। तो आप देख सकते हैं केंद्रक के अंदर ये जो भाग भरा हुआ है वो क्या है, केंद्रक द्रव यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म है। तो केंद्रक के अंदर एक ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी तरल पदार्थ भरा होता है, जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। आपको बता दें कि न्यूक्लियोप्लाज्म को केंद्रक रस यानी कि न्यूक्लियर सैप या फिर कैरियोलिम्फ के नाम से भी जाना जाता है। और आपको बता दें कि इन्हीं न्यूक्लियोप्लाज्म में आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, एंजाइम्स, लिपिड्स, मिनरल्स, ये सभी जो पदार्थ हैं ये पाए जाते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो न्यूक्लियोप्लाज्म में आपको थ्रेड लाइक यानी कि धागे नुमा संरचना दिखाई देती है, जिसे हम बोलते हैं क्रोमैटिन तंतु। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये धागे नुमा संरचना दिखाई दे रही है, जिसके बारे में हम आगे डिटेल से जानेंगे। और न्यूक्लियोप्लाज्म में एक गोल और संरचना दिखाई देती है, जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस यानी कि केंद्रिका। तो आइए नेक्स्ट हम न्यूक्लियस के थर्ड पार्ट यानी कि केंद्रिका, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस, इसके बारे में डिटेल से समझते हैं। तो केंद्रक में आप देखेंगे तो आपको 1, 2 या फिर 3 से अधिक एक गोलाकार संरचना दिखाई देती है, जिसे हम बोलते हैं केंद्रिका यानी कि न्यूक्लियोलस या फिर न्यूक्लियाई भी कहा जाता है। अब बात आती है कि कौन सी कोशिका के केंद्रक में एक से अधिक केंद्रिका पाई जाती है। तो आपको बता दें कि जो ओनियन सेल है, इसमें आपको इसके न्यूक्लियस के अंदर एक से अधिक न्यूक्लियोलस देखने को मिलेगा। तो एग्जाम्पल याद रखिएगा। यदि हम बात करें न्यूक्लियोलस के स्ट्रक्चर के बारे में, तो न्यूक्लियोलस एक स्मॉल राउंडेड यानी कि गोलाकार संरचना है। यदि हम बात करें न्यूक्लियोलस के कार्य की, तो इसका जो फंक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको बता दें कि न्यूक्लियोलस का मुख्य कार्य होता है राइबोसोम का निर्माण करना। इसके अलावा ये आरएनए और प्रोटीन का भी संश्लेषण करता है। तो एक प्रकार से आप ये भी कह सकते हैं कि केंद्रिका में राइबोसोमल आरएनए का फॉर्मेशन होता है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि केंद्रिका में आरएनए यानी कि जो राइबोसोमल आरएनए है उसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, आरएनए का निर्माण होता है। तो इस तरह से ये प्रोटीन के साथ संयुक्त होकर राइबोसोम बनाती है। इसी कारण जो न्यूक्लियोलस है इसे हम बोलते हैं राइबोसोम के उत्पादन की मशीन, या फिर इंग्लिश में कह सकते हैं राइबोसोम प्रोडक्शन मशीन। आइए चलते हैं न्यूक्लियस के फोर्थ पार्ट की ओर, जो कि है क्रोमैटिन तंतु यानी कि क्रोमैटिन धागे, या फिर इंग्लिश में इसे हम बोल सकते हैं क्रोमैटिन थ्रेड। तो केंद्रक द्रव्य यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म में आपको बहुत से तंतुनुमा जालनुमा संरचना दिखाई देते हैं, जो कि क्रोमैटिन थ्रेड्स कहलाते हैं। और ये जो तंतु होते हैं ये कोशिका विभाजन के समय मोटे और स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं, और इन्हीं संरचना को हम बोलते हैं गुणसूत्र या फिर क्रोमोसोम। कहने का मतलब ये है कि आप अभी इसको धागे नुमा देख रहे हैं केंद्र के अंदर, ठीक, लेकिन जब कोशिका विभाजन होता है तो ये जो क्रोमैटिन तंतु होते हैं ये मोटे हो जाते हैं और स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, और ये जो संरचना होती है यही संरचना कहलाती है क्रोमोसोम।
तो ये जो क्रोमैटिन थ्रेड है ये न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। न्यूक्लियोप्रोटीन कहने का मतलब कि ये बने होते हैं न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से। कहने का मतलब ये है कि जो गुणसूत्र है या फिर जो क्रोमैटिन तंतु है ये बने किसके होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के, यानी कि न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, वो होते हैं डीएनए और आरएनए। तो क्रोमोसोम में जो न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है वो होता है डीएनए। तो ये जो क्रोमैटिन थ्रेड है या फिर जो गुणसूत्र है ये आनुवांशिक लक्षणों के वाहक होते हैं, मतलब कि ये माता पिता के लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाने का कार्य करते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं केंद्रक के कार्य की, यानी कि फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस की। तो पहला कार्य है, जैसा कि मैंने पीछे भी बताया था, कि कोशिका के अंदर होने वाले जितने भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी है यानी कि जैविक क्रियाएं है उन सभी क्रियाओं का यह नियंत्रण करता है। इसलिए हम केंद्रक को बोलते हैं कंट्रोल रूम ऑफ सेल। बात करते हैं सेकंड फंक्शन की। तो जैसा कि हमने देखा कि केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं क्रोमैटिन थ्रेड्स या फिर कह सकते हैं क्रोमोसोम, जो कि हमारे जो जेनेटिकल कैरेक्टर्स है यानी कि जो अनुवांशिक गुण हैं उनके लिए उत्तरदायी होते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे कैरेक्टर्स को लेकर जाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि केंद्रक में अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है जो कि जीवों के लक्षणों के लिए उत्तरदायी होता है। बात करते हैं थर्ड फंक्शन की। तो यह कोशिका विभाजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि ये कोशिका विभाजन को कंट्रोल करता है, जिसके कारण कोशिका की जो संख्या होती है वो नियंत्रित होती है और जीवों में कोशिका विभाजन के कारण ही उनके शरीर में वृद्धि होती है। वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपसे पूछा था कि कौन सा ऐसा प्लांट सेल है या एनिमल सेल है जिसके अंदर एक से अधिक न्यूक्लियस पाया जाता है। तो अगर प्लांट सेल की बात करें तो जैसे कोकोनट है, एल्गी में अगर देखा जाए हाइड्रिला है, इसके एक कोशिका में कई सारे केंद्रक पाए जाते हैं। वही अगर हम बात करें एनिमल की तो पैरामीशियम में आपको 2 न्यूक्लियस देखने को मिलता है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ आज का ये वीडियो ख़त्म होता है। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।